नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज मेवात की उस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज वो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही है जो मेवात के हर एक मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते हैं, चाहे दिल्ली अलवर हाईवे रोड की बात हो या फिर मेवात के यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर हो। हर मुद्दे को लेकर जो लगता है कि मेवात के ये खिलाफ हो रहा है उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं। मैं बात कर रहा हूं रमज़ान चौधरी की, जिससे आज हमने अलीफ इंटरनेशनल स्कूल के खुद डायरेक्टर भी हैं। वहीं पर आज हमने बातचीत की उनके जीवन के बारे में। हमारा एक मजहबी परिवार रहा तो सबका रुझान था कि भाई दीनी तालीम ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करूं, इसलिए उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, जब दादी को बड़ा एतराज़ था कि तू यह छोरा बिगाड़ेगी, लेकिन फिर भी वो अपने कामयाब हो गई। और मैं जब पढ़ा तो जहन ठीक था। टीचर्स पहली बार स्कॉलरशिप ली मैंने अपने स्कूल में, सेवका गांव में। 84 में पेपर होते थे तो पहली बार स्कॉलरशिप ली। फिर फर्स्ट डिवीज़न से मैंने हाई स्कूल किया तावड़ू से। तो उस वक्त लोग समझते थे कि भाई मेवों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जब मुझे इनाम दिया गया स्टेज पे बुला के तो माँ बापों का भी गर्व हुआ और लोगों को लगा कि अरे अच्छा कोई मेव में भी पढ़ सकता है। तो मैं वहाँ ठीक फिर ग्रेजुएशन मैंने NBGSM से की, लॉ की। तो उस तरह से हिमाचल यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश का किया। एक रुझान था कि मैं बहुत कुछ करूं। फिर लॉ के बाद ये कि थोड़ी परिस्थिति आई और UPSC का एग्ज़ाम किया, 3 बार टेस्ट दिया, 1 बार क्लियर हुआ। उसमें आगे बढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो मायूसी भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की कि भाई चलो और कुछ नहीं तो भाई जब लॉ की है तो प्रैक्टिस शुरू करें। कैसे बढ़ा? और मैं UPSC की जब तैयारी कर रहा था तो उस वक्त ऐसा लगा कि किसी ने सलाह दी कि भाई आप एडमिशन अपना इसमें लॉ में भी डाल दो, ऐसा ना हो कि आपका UPSC में सिलेक्शन ना हो तो कम से कम आप एक आप ऑप्शन तो रहेगा। और मुझे लगा कि जिसने भी ये सलाह दी ना तो उसने बहुत अच्छे से मुझे मतलब कहा। हालांकि एक मेरा बिल्कुल भी लॉ करने का मन नहीं था। जैसे ही UPSC से मायूसी हुई तो हमारे एक साथी थे गोयल साहब, सुभाष गोयल, वो बिजनेस था उनका दुबई में, वो मुझे अपने साथ ले गए, वहाँ मुझे सेटल कर दिया। लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया। और जब मैं 2000 में लौटा यहाँ पर तो वो बिजनेस के सिलसिले में मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया था। लेकिन एक बड़ा सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं ताकि मैं मेवात की खिदमत कर सकूं। लेकिन जब वापस आया तो मैं कर्जदार हो गया था। और उसके बाद जब मैं यहाँ आकर मायूसी देखी कि भाई कहाँ अलमहा दुबई का होटल, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं रहता था, ऐसा बड़ा ज़िंदगी, ऐसे बड़े बड़े ख्वाब। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे अब्बा ने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा था कि भाई तुम ना, मैं तुम्हारा सारा कर्ज दूर कर दूंगा, तुम अपनी वकालत ही कर लो। और 2000 में जब मैंने वकालत शुरू की तो आज 21 साल का सफ़र हो गया, लेकिन फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। यहाँ जब आया तो फिर सामाजिक लोगों से, नूरदीन से, सिद्दीक अहमद से, दीन मोहम्मद मामलिका, उमर पाडला, इनसे वास्ता हुआ, डॉक्टर सुबान से वास्ता हुआ। इनसे प्रेरणा लेकर कि कुछ करना चाहिए तो मैंने 2004 में मेवात विकास सभा को ज्वाइन किया। और थोड़े से अंतराल में, मतलब 2 साल भी नहीं हुए थे कि इतने बड़े बड़े चेहरों में मैं 2006 के लास्ट में मैं मेवात विकास सभा का प्रधान। और जब मैं बना तो मुझे बहुत मौका मिला काम करने का, चाहे वो जो इंस्टीट्यूशंस मेवात में आए थे उनको इधर उधर करने की बात हो रही थी। जैसे इंडस्ट्रियल पार्क को बहीन में बनाया जा रहा था, मेवात जो नवोदय विद्यालय थे उसको राठीवास में शिफ्ट किया जा रहा था,
कृषि एग्रीकल्चर विद्यालय को इंड्री में बनाया जा रहा था। तो उस वक्त हमने सबसे पहले मेरी प्रधानी में वो आंदोलन हुआ था जिसमें अली अनवर सांसद सबसे पहले मेवात आए थे। और जब वो आंदोलन हुआ तो बहुत लोगों को समझ में आया कि हमें लड़ना चाहिए मुद्दों पर। और फिर लगातार हम सब साथियों ने मिलकर जो भेदभाव के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, मेवात कैनाल के, मेवात यूनिवर्सिटी के, ये सब मुद्दे जो उठाए। और जब मेडिकल कॉलेज का मुद्दा आया 2009 में तो ये एंट्री में स्थापित हो गया था। तो सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई ये लड़ेंगे। और जब हम उस मुद्दे पर लड़े और 44 दिन तक बैठे रहे तो उसमें हमारी लीडरशिप भी निखर कर आई। और जब वो जीत हुई तो एक भरोसा भी हुआ कि भाई कुछ हो सकता है। उसके बाद हमने मुड़ के नहीं देखा। हाँ, ये अलग बात थी कि अन्ना आंदोलन चला, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी और जब मैं उसका एग्जीक्यूटिव संस्थापक मेंबर बना तो मेवात विकास सभा का ये संविधान में था कि भाई कोई आदमी जो पॉलिटिक्स में जाएगा, एक्टिव पॉलिटिक्स का पदाधिकारी बनेगा, वो सभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो मैंने 2012 में इस्तीफ़ा दिया था और फिर मैं मतलब आम आदमी पार्टी और उन एक्टिविटी में उतना ही चुनाव मैंने लड़ा। चुनाव उन्होंने ऑफर सब ने कहा था कि भाई लड़ना चाहिए आपको, लेकिन उस वक्त तो हमें लगा था कि इतनी बड़ी सक्सेस कहाँ हो सकती है। तो मैंने मेहरौली से, छतरपुर से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से रमजान लड़ेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया था इसलिए कि दिल्ली में मैंने क्यों चुनाव लड़ेंगे, हमारा बुनियाद मेवात में है। तो ऐसा उस वक्त ये भी नहीं था कि इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, ये था भाई चलो बना रहे हैं ठीक है। हमको उतनी राजनीतिक समझ भी नहीं थी तो हमने चुनाव नहीं लड़ा था वहाँ से। NRC, CA के आंदोलन या जो भी संविधान को बचाने के आंदोलन, ह्यूमन राइट एक्टिविज़म के आंदोलन, जितने भी चीज़ें हुई हैं देश लेवल पर उनमें हमने जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। सर, मेवात के तो ढेर सारी समस्याएं थी जिन पर आपने काफ़ी जद्दोजहद की है और ऐसा नहीं है कि सर उन पर अमल भी हुआ है, सरकार ने अमली जमा पहनाया है, वो भी थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह से पहले स्कूलों में जब हम जाते थे विजिट के लिए एज ए सभा के अध्यक्ष होने के नाते, गाँव में बटे उड़े बंधे हुए होते थे, ट्रॉलियाँ खड़ी रहती थी, ये सब चीज़ें थी। मेवात के हेडक्वार्टर पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था। जब मैं प्रधान बना था, हेडक्वार्टर पर जो जिला हेडक्वार्टर है उस पर कोई स्कूल का ना होना, प्राइमरी स्कूल का भी, कितनी बुनियादी बातें हैं शिक्षा की, है ना। कोई डॉक्टर नहीं थी, लेडी डॉक्टर पूरे ज़िले में। तो ऐसे मुद्दे सामने थे। मेवात कैनाल की एक बड़ी मांग थी, सिंचाई यहाँ होती नहीं, खारा पानी है, उसको लेकर पीने का पानी नहीं था। रेनीवेल योजना की बात होती थी लेकिन अमलीजामा नहीं था। लेकिन वो सब बातें जब मुद्दे उठे और सभा के साथियों ने और दूसरे मौजूद लोगों ने सभा के साथ मिलकर काम किया तो वो सब रेन्यूअल परियोजना सिरे चढ़ी। जिला का मुद्दा था बहुत बड़ा, जिला का मुद्दे के लिए हमारे सीनियर साथियों ने संघर्ष किया था। उसमें मैं पहली बार मेवात डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से पेश हुआ था, जब जो डॉक्टर सुभान खां की संस्था है उसमें मैं लीगल एड सेल का चेयरमैन था। तब मैं मेवात विकास सभा का सामान्य सदस्य था, लेकिन तब हमने आवाज़ उठाई। जिला हुआ, फिर मेडिकल कॉलेज हुआ, फिर शिक्षा, पानी की बात आई तो पानी का इंतज़ाम हुआ। मेवात कैनाल की अभी भी बात पड़ी हुई है लेकिन प्रोसेसिंग हो रही है। तो इन सब मुद्दों पर जो स्कूल में शिक्षा का, कैडर का मुद्दा हमने उठाया तो कैडर बना मेवात का, शिक्षकों की पूर्ति हुई, जो डॉक्टर्स की यहाँ अरेंजमेंट हुआ। जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया तो फिर काफ़ी लेडी डॉक्टर यहाँ पर आई, यहाँ पर भी लेडी डॉक्टर अपॉइंट हुई सिविल हॉस्पिटल नूह में और दूसरी जगह भी। तो जब मुद्दे उठाए, साथियों ने मन से काम किया, तो जो मुद्दे थे उन पर काफ़ी काम हुआ है, अभी भी बहुत काम होना बाकी है। अब तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा? देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा जो हमको साथ मिला है वो हमारी संस्था का मिला है, सभा का, मेवात विकास सभा। मेवात विकास सभा ने रमजान चौधरी को रमजान चौधरी बनाया है। बहुत रमजान है मेवात में, लेकिन जब हम इसमें आए, उसके साथ डॉक्टर सुभान खां का साथ शुरू में मिला। फिर उसके तुरंत बाद 2004 में योगेंद्र यादव जैसी बड़ी शख्सियत से हमारा आशना हुए, तो उन्होंने हमको एक ऐसा बूस्टअप दिया है।
फिर 2006 में अली अनवर साहब जब सांसद बनकर आए तो अली अनवर साहब से हमारा साथ मिला। फिर शबनम हाशमी और मेधा पाटेकर और देश भर के योगेंद्र यादव और अली अनवर साहब ने हमको देश भर के जो सोशल सामाजिक संस्थाओं से जुड़े बड़े लोग थे उनसे हमको आशना कराया, परिचित कराया। तो उसकी वजह से हम जो मुद्दों की समझ बना पाए कि हमें क्या करना चाहिए, तो चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दे हों, चाहे वो सोशल मुद्दे हों, चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविज़म से जुड़े हों, चाहे वो फेमिनिज़म से जुड़े हुए मुद्दे हों, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हों, सरकार और जनता के बीच में क्या हो सकता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पंचायतों की क्या है, MLAs की क्या है, MPs की क्या है, इन सब के बीच में जो समझ हमको आई, उन सब से जुड़ने के बाद उन सब के साथ मिलकर हमने जो है काम किया, उससे हमें बड़ा सपोर्ट और बूस्टअप मिला। खासकर जो युवा साथी देख रहे हैं इस वक्त आपको, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्षशील हों। इनका अपना फ़ायदा। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है, ठीक है आप कुछ लिख पढ़ लो, किसी को कुछ कह दो, लेकिन आपके पास अगर सही मायने में सर्वगुण संपन्न शिक्षा होगी तो आप अपने क्षेत्र का, देश का विकास कर सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से, आज हसन मोहम्मद की बेटी है, डॉक्टर बनी है, उसका बेटा डॉक्टर है, उसके दूसरा बेटा मैनेजमेंट और उसमें है, लॉ में है, और एक बेटी स्कूल चला रही है ना। हमारी बेटी एक डॉक्टर हुई है, एक बेटे का भी सिलेक्शन हुआ, बैंकिंग में गया है वो और UPSC की तैयारी कर रहा है, एक बेटा लॉ कर रहा है, दूसरी बेटी IPS की सोचती है कि वो कर। ये सपने जब तक हमारे ऐसे सपने ही होंगे। मोहम्मदी की 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे 3 MBBS डॉक्टर हो गए, एक इंजीनियर हो गया। ऐसे हमारे हम जो लोग हैं, हम मॉडल नहीं बनेंगे और हमारे बच्चे जो मॉडल नहीं बनेंगे, सबके जो समाज सेवा करते हैं या पॉलिटिशियन तो चलो अपनों को बढ़ा देंगे, वो तो उनकी लाइन है, लेकिन हमारे यंग जो जनरेशन है, युवा शक्ति है, जब तक वो पढ़ेगी नहीं और अपना मॉडल पेश नहीं करेगी, तब तक हम जो है ना अपने घर को आगे बढ़ा सकते हैं, ना हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, ना हम अपने इलाके को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी सब युवाओं से अपील है, हाथ जोड़कर, कि सबसे पहले शिक्षित हो, शिक्षित औरों को बनाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, सब पढ़ो और मिलकर आगे बढ़ो। सर, अंत में जो कुछ मैं नहीं पूछ पाया और कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत हो गया ये बांटने की राजनीति, गोद में, पाल में और तमाम तरह का, जैसे हमारे गांव में पार्टीबाजी है, सबको छोड़िएगा। सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पाकर मेवात के लिए कुछ ऐसा करते हैं। सारे संगठन, सामाजिक संगठनों से भी मेरी एक अपील है कि सब मिलकर ऐसा कुछ करते हैं कि मेवात आगे बढ़े। रमज़ान चौधरी आगे बढ़ जाएगा, सद्दीक आगे बढ़ जाएगा, और कोई आगे बढ़ जाएगा। और पॉलिटिशियन बहुत आगे हैं, 100 साल की पॉलिटिक्स हो गई है ना, कर रहे हैं। 100 साल घरानों को पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, दुबई में सेटल्ड हैं, इंग्लैंड में सेटल्ड हैं। हमें जो मेवात का आखिरी आदमी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको कुछ मिला कि नहीं मिला इस 100 साल की राजनीति में, इस 75 साल की आज़ादी में उसको कुछ मिला कि नहीं मिला। जो गांव का आदमी आज भी ये बाट जोहता है कि ये पॉलिटिशियन, हम जो सामाजिक संस्था के लोग हैं या जिस रूप में भी हम मेवात में जाने जाते हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे। तो हमें सब मिलकर ना कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आकर करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हम अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, अलग अलग संगठनों में हो सकते हैं, लेकिन जब हम मेवात के विकास की बात आती है, उसकी फलाह और बहबूदी की बात आती है, तो कहीं हम एक प्लेटफॉर्म पे आकर मेवात का सर्वांगीण संपूर्ण विकास करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, आखिरी सवाल मेरा अलीफ इंटरनेशनल स्कूल के बारे में है। इसकी शुरुआत बुनियादी आपने रखी, उसके बारे में और बताएं, किस तरह से यहाँ फैसिलिटीज सब दी जा रही हैं बच्चों को। जैसे हम सारे
देश के लोगों से जुड़े। उसी सिलसिले में हम हैदराबाद के डॉक्टर फ़खरुद्दीन जो डायरेक्टर थे मेस्को हैदराबाद के, उनसे जुड़े। उन्होंने हमें विदर्भ में, कर्नाटका, बहुत सारे लोगों से मिलवाया। लेकिन हमने उनसे मिलने के बाद ये महसूस किया कि जितने भी पॉलिटिशियंस या सोशल एक्टिविस्ट हैं दूसरे क्षेत्रों में, उन्होंने स्कूल की शिक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम किया है। विदर्भ में शाहीन इंस्टीट्यूशन है, मेस्को के ग्रेड स्कूल्स हैं, मरकज़ है केरला में, और बहुत देश भर की शिक्षा का हमने देखा। तो हमको एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम भी कोई ऐसा बुनियादी इदारा कोई खोलकर मेवात की वो करें। तो 2012 में हमने इसका इनॉग्रेशन किया था किराए की बिल्डिंग पर, बहुत सारे साथियों ने मिलकर। और हमारा एक सपना है इसके माध्यम से कि जिस तरह से लेडी ब्रेन ने मेवात मॉडल, मेवात स्कूल, ये YMD कॉलेज जो बन रहा है, ये लेडी ब्रेन ने खोला था। आज ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल के आज भी उनको ब्रेन में हाई स्कूल बना, फिर अब ये YMD स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ऐसे ही सर सैयद अहमद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोली थी, या जामिया यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह ने एक बुनियाद रखी थी। हम उस लेवल पे तो नहीं कह रहे कि भाई हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन मेरा एक सपना है कि अलिफ जो इंस्टीट्यूशन है इसको भी हम मेवात की एक बुनियादी पत्थरों में से मान कर ये चलते हैं कि जब ये बड़ा होगा, अभी तो एक छोटा सा पौधा है, अंकुर है, अभी इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे फूल हैं। लेकिन मैं एक दिन ऐसा सोचता हूँ कि अलिफ इंटरनेशनल स्कूल एक साधारण संस्था ना रहकर ना मेवात के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। अभी मैंने प्लान किया है, अभी हमारे साथ ही यहाँ पर स्कूल के आसपास थे, तो उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने कॉलोनी का नाम अलिफ कॉलोनी रख लिया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्टीट्यूशन को लेकर एक जामिया नगर है, जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर उसका नाम जामिया नगर पड़ा है। आज उम्मीद है कि अगले साल से 100 लड़कियों का हॉस्टल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर खेल प्रतियोगिता में करवा रहा हूँ, रीडिंग लाइब्रेरी यहाँ बनवा रहा हूँ। शाम के टाइम सारी कॉलोनी के बच्चे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेंगे, ऐसा मैं प्रोविज़न करवा रहा हूँ। कंप्यूटर लैब का मेरा है सारा, मतलब ये स्थापित करवा रहा हूँ, और इसमें सारे कॉलोनी के लोग मेरे साथ खड़े हैं। और दूसरे लोगों से भी हम अभी जैसे आर्थिक तौर पर कमी है, तो हम और लोगों से भी अपील करेंगे, और कॉलोनी के लोग इसमें हमारे साथ खड़े हैं। आने वाले 1-2 साल में ये अलिफ इंटरनेशनल स्कूल को मैं किसी स्टेज पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आएंगे तो इसका बदला हुआ रूप मिलेगा। और मैं यहाँ से ऐसे ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर यहाँ स्थापित कायम करने का मेरा मन है कि आने वाले 5, 6, 7 साल में यहाँ से बच्चे, अलिफ के बच्चे UPSC और MBBS की सीट या दूसरे इंजीनियरिंग तमाम बड़े इदारों में इंशाल्लाह वो हासिल करेंगे। ऐसा एक मेरा सपना है, और अब मेरा पूरा फोकस इसी पर है। मेरा बेटा एडवोकेट हो गया है, वो सीट संभालता है, और मेरे दूसरे साथी संभालते हैं। मेरा सिर्फ फोकस अब अलिफ इंटरनेशनल स्कूल पे है। और मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि इस मेरे सोच में आप सब भी, ख़ास तौर पर आपसे, रमज़ान पत्रकार होने के नाते आपसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग इस इदारे पर फोकस करके मेरी इस सोच को बढ़ाने में मदद करें। जरूर, इंशाल्लाह। बहुत शुभकामनाएं सर। शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक बने रहें शान मेवात के साथ।